पटना में चिराग पासवान ने एलजेपी के दफ्तर में दही चूड़ा का भोज दिया था। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी इस भोज में पहुंचे, लेकिन जानते हैं खास बात क्या थी? चिराग पासवान ही मौजूद नहीं थे। नीतीश एलजेपी दफ्तर में 5 मिनट तक रुके रहे और उसके बाद वापस लौट गए। नीतीश कुमार सुबह करीब 10:20 पर एलजेपी दफ्तर पहुंचे, जहां एलजेपी की तरफ से दही चूड़ा भोज का निमंत्रण उन्हें दिया गया था। और इस वक्त चिराग पासवान कुछ कह रहे हैं इसी मसले को लेकर, सुनते हैं। इससे ज्यादा खूबसूरत और क्या होगा। बट जिन लोगों को इसमें भी खेला देखा है तो उन ये मुंगेरी के सपने अब पूरे नहीं होने वाले हैं। अब खेला बिहार की जनता। तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने करार दे रहे हैं चिराग पासवान और कह रहे हैं कि इसमें जिसको खेला नजर आ रहा है वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख सकते हैं। चिराग पासवान के दही चूड़ा भोज में दरअसल नीतीश कुमार पहुंचे थे, सीएम पहुंचे थे। 10:20 पर करीब वो पहुंचते हैं, 5 मिनट बाद इंतजार करके निकल भी जाते हैं, लेकिन चिराग पासवान ही नहीं पहुंचते एलजेपी के दफ्तर। और जानकारी तो ये मिल रही है कि दोपहर 12 बजे यानी 10:20 पर नीतीश कुमार आए और दोपहर 12 बजे चिराग पासवान यहां पहुंचे। इसी को लेकर अब सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ये मुमकिन कैसे हुआ और अब चिराग पासवान की तरफ से क्या कहा गया है वो हमने आपको सुनाया। और देखिए एक और बड़ी खबर आ रही है, नीतीश कुमार पर आरजेडी की सांसद मीसा भारती का बड़ा बयान सामने आया है। मीसा भारती ने कहा है कि नीतीश के लिए हमारे दरवाजे हमेशा खुले हैं। नीतीश कुमार हमारे अभिभावक हैं, वो जब चाहें तब उनका स्वागत है। नीतीश जी को इस बार निमंत्रण नहीं गया है क्या? अब ये तो अंदर जाके पता करना होगा। आप चाहते हैं कि वो आए? चाचा है, हम तो चाह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी भी आए, अमित शाह जी भी आए। ये तो अच्छी बात है। घर में अगर मतलब लोग बड़े लोग आते हैं, मतलब हमसे बड़े हैं तो अभिभावक ही के तौर पे ही हैं, और मतलब आए तो अच्छी बात है। और मतलब हिंदू धर्म में अतिथि देवो भव कहा जाता है, दरवाजे पे कोई आ जाए सबका वेलकम। तो ये देखिए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। बिहार में दही चूड़ा पॉलिटिक्स का दरअसल नया चैप्टर खुल गया है, नया अध्याय खुल गया है, ऐसा लग रहा है। जो डेवलपमेंट है वो अपने आप में बहुत अहम है। एलजेपी की तरफ से दही चूड़ा भोज में शामिल होने का निमंत्रण मिलता है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 10:20 पर एलजेपी दफ्तर पहुंच भी जाते हैं, लेकिन यहां पर हुआ क्या? यहां पर चिराग पासवान ही नहीं पहुंचे और 5 मिनट के इंतजार के बाद निकल गए नीतीश कुमार यहां से। मीसा भारती का बयान आ गया कि नीतीश कुमार तो हमारे अभिभावक हैं, वो जब चाहें आ सकते हैं। रुपेश कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। रुपेश, ये कहानी क्या कह रही है? एक तरफ नीतीश कुमार पहुंच गए, जो मेजबान था वही नहीं पहुंचा, मेहमान पहुंच गया, 5 मिनट वेट करके निकल गया, दूसरी तरफ से ऑफर भी आ गया। ये तो ऐसा लग रहा है कि दही चूड़ा पॉलिटिक्स का नया चैप्टर खुल गया बिहार में। देखिए, बिल्कुल सियासत टाइमिंग का खेल है, और वही टाइमिंग कहीं ना कहीं ये आज जो सियासत हो रही है दही चूड़ा के बहाने, और हर वर्ष बिहार में दही चूड़ा की सियासत होती है, सियासी खिचड़ी पकती है। आज के दिन को खिचड़ी भी कहते हैं, और बिहार में सियासी खिचड़ी पकती रही है। नीतीश कुमार यहाँ पहुँचे, हालांकि अपने तय समय से पहले पहुँचे थे। अभी चिराग पासवान से जब मैंने पूछा कि ये टाइमिंग कहाँ गड़बड़ हो गई, तो चिराग पासवान ने कहा कि नीतीश कुमार यहाँ आए, उन्होंने अपना आशीर्वाद दिया, यही बहुत है। लेकिन चिराग पासवान पूजा पर बैठे थे, लिहाजा तुरंत आ पाना, यहाँ पहुँच पाना संभव नहीं था। लेकिन नीतीश कुमार जब यहाँ पहुँचे तो चिराग पासवान नहीं थे, लिहाजा 2-3 मिनट में वो यहाँ से चले गए नीतीश कुमार। लेकिन दूसरी तरफ मीसा भारती लालू प्रसाद यादव की पुत्री हैं, सांसद हैं। उन्होंने कहा कि दरवाज़ा हमारा खुला हुआ है, हमारे दरवाजे हमेशा खुले हुए हैं। लालू प्रसाद यादव इसके पहले कह चुके हैं कि दरवाज़ा खुला हुआ है। हालांकि उस पर नीतीश कुमार ने जरूर कहा कि अब वहाँ जाने का कोई सवाल नहीं है, लेकिन
संकेतों की भाषा को अगर आज समझें, राजनीति का जो भी कदम होता है उसके कुछ निहितार्थ होते हैं। आज दही चूड़ा के बहाने जो सियासत हो रही है, और इसके पहले आप याद कीजिए 2016 में जब सरकार बदलनी थी, नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव के घर पहुंच गए थे और राबड़ी देवी और लालू प्रसाद यादव ने दही का तिलक लगाया था नीतीश कुमार के माथे पर, और उसके बाद से बिहार की सियासत बदल गई थी। और उसी के बाद से ये माना जाने लगा कि संक्रांति के रोज जरूर कुछ ना कुछ राजनीति संक्रांति से या तो बाहर आती है या फिर कहीं सियासी ग्रहण लगता है। तो किसका सियासी ग्रहण समाप्त होगा या फिर किस पर सियासी ग्रहण अब लगने वाला है, अगर आज की बात समझें तो नीतीश कुमार एनडीए के अपने सहयोगी के खाते में आते हैं, लेकिन यहाँ चिराग पासवान नहीं मिलते हैं उन्हें, और दूसरे तरफ से दरवाजा खोलने का संकेत आ जाता है। जो लालू प्रसाद यादव पहले से कहते रहे कि उनका दरवाजा खुला है, आज उनकी पुत्री भी कहती है कि उनका दरवाजा खुला हुआ है। हालांकि बीजेपी के उप मुख्यमंत्री यहाँ मौजूद हैं, उनसे जब मैंने ये सवाल किया तो उन्होंने कहा कि जो खेला के चक्कर में रहते हैं वो झमेला में पड़ जाते हैं। यानी कि लालू प्रसाद यादव के खेमे की तरफ से खेला अभी बाकी है का जो संकेत आज दिया गया, जो लालू प्रसाद कहते रहे हैं कि खेल होगा, तो खेला बाकी होने का जो संकेत आज उधर से मिला है, उस पर बीजेपी ने कहा है कि जो खेला के चक्कर में रहता है वो झमेला में पड़ जाता है। लेकिन देखना ये होगा कि आज से कहां से संक्रांति खत्म होती है, किसके ऊपर ग्रहण लगता है। हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा। चिराग पासवान का बयान सामने आया है जिसमें वो कहते हैं कि बिहार में अब खेला नहीं होगा, विपक्ष के सपने पूरे नहीं होने वाले। चिराग पासवान से जब सवाल पूछा गया कि नीतीश कुमार उनके पार्टी के कार्यक्रम में पहुंचे थे, चूड़ा दही कार्यक्रम में, लेकिन चिराग पासवान वहां मौजूद नहीं थे, इस पर चिराग पासवान ने जवाब दिया है कि विपक्षी पार्टी विरोधी जो सोच रहे हैं वो कभी नहीं होने वाला है। बिहार में अब कोई खेला नहीं होगा, विपक्ष के सपने पूरे नहीं होने वाले। और ये मुद्दा ऐसे ही नहीं उछल रहा है। कुछ दिनों पहले लालू यादव ने भी कहा कि अगर नीतीश कुमार आना चाहें तो उनका स्वागत होगा। अच्छा, एक सवाल जो लोगों के जहन में है नीतीश कुमार को लेकर के, नए साल पर दरवाजा आपका खुला हुआ है? हमारा तो खुला हुआ है, नीतीश कुमार को भी खोल कर रखना चाहिए, मुख्यमंत्री है उनको खोल कर रखना चाहिए। अगर वो आते हैं तो संभावनाएं हैं, आप उनको साथ लेंगे? नहीं, आते हैं तो काहे नहीं लेंगे, साथ ले लेंगे और रहे साथ में काम करें। मतलब नीतीश कुमार गठबंधन करेंगे तो आरजेडी को कोई इतराज नहीं है, इसलिए कि फैसला आप ही लेते हैं, बाकी नेता कोई कुछ भी बोले उससे कोई लेना देना नहीं? नहीं, हम लोग फैसला लेते हैं, जरूर लेते हैं, लेकिन नीतीश कुमार को शोभा नहीं देता है, नहीं लेते हैं, भाग जाते हैं, निकल जाते हैं। फिर आएंगे तो रख लेंगे आप? हाँ, रख लेंगे। सारी गलती आप माफ कर देंगे? माफ कर देंगे, माफ करना ही हमारा फर्ज है। तो देखिए, लालू यादव ने भी अपने बयान में कहा कि नीतीश कुमार का स्वागत है। आज मकर संक्रांति पर मीसा भारती भी स्वागत कर रही हैं। रुपेश हमारे साथ जुड़े हुए थे, इसी पर जानकारी दे रहे थे। शुक्रिया आपका रुपेश, नजर आप आगे भी बनाए रखिएगा। और इस बीच एक और बड़ी खबर, ये खबर है दिल्ली से, जहां आम आदमी पार्टी का बीजेपी पर पैसा बांटने का आरोप। दिल्ली में बीजेपी ने पैसे बांटे हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा है दिल्ली में बीजेपी हार रही है। केजरीवाल ने कहा जनता इनसे पैसे का हिसाब मांग रही है, बीजेपी वाले साड़ी कंबल बांट रहे हैं, बीजेपी से पैसे ले लें लेकिन वोट नहीं दे, अरविंद केजरीवाल ने कहा है। इनके नेता बताएं कि सारा पैसा, जैकेट, जूते, कंबल, साड़ी, सोने की चेन, ये कहां गई, जनता में क्यों नहीं बंटी? तो ये इनके नेताओं से जनता पूछ रही है। जो ऑफिस चला जाता है उन और लड़ता है, उनको दे देते हैं। इनके नेता खुलेआम कहते घूम रहे हैं कि दिल्ली वालों को तो हम खरीद लेंगे। मैं दिल्ली की जनता से अपील करना चाहता हूं, जो ये बांट रहे हैं सब ले लो, लड़ झगड़ के ले लो, इनके दफ्तरों में जाके ले लो, इनसे लड़ो, लेकिन अपना वोट मत बिकने देना किसी भी हालत के अंदर। हमारा वोट बहुत कीमती है, हमारा वोट हीरे से भी ज्यादा कीमती है। वोट किसी हालत में मत बिकने देना। और दिल्ली की कालकाजी सीट से नामांकन करने के बाद सीएम आतिशी ने बीजेपी और कांग्रेस पर मिलीभगत का आरोप लगाया।
और कहा कि एलजी इन दो पार्टियों के नेताओं को मिलने का समय देते हैं, लेकिन हमें नहीं। दिल्ली की सीएम आतिशी ने आज कालकाजी सीट से अपना नामांकन दाखिल कर दिया। आतिशी ने कहा कि मकर संक्रांति के मौके पर उन्होंने अपना पर्चा दाखिल किया है। Do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, and that I will uphold the sovereignty and integrity of India. उम्मीद है दिल्ली की जनता उन्हें आशीर्वाद देगी। सीएम आतिशी कल नामांकन से पहले रोड शो के लिए निकली थी, जिसमें देर होने की वजह से नामांकन नहीं कर पाई थी। जिस मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर जो नए साल की शुरुआत होती है, इस मकर संक्रांति पे मैंने कालकाजी विधानसभा से अपना नॉमिनेशन फॉर्म फाइल किया है और मुझे पूरा उम्मीद है कि जिस तरह पिछले 5 साल से कालका जी के लोगों से, कालका जी के बुजुर्गों से, महिलाओं से, बच्चों से मुझे बहुत प्यार मिला है, उसी तरह से आने वाले चुनाव में भी मुझे कालका जी के लोगों का आशीर्वाद जरूर मिलेगा। दिल्ली की सीएम आतिशी पर एफआईआर दर्ज की गई है। उन पर प्रचार के दौरान सरकारी गाड़ी के इस्तेमाल करने का आरोप है। दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, सियासी घमासान बढ़ता जा रहा है। अब रिटर्निंग ऑफिसर की शिकायत के बाद दिल्ली के सीएम आतिशी पर एक्शन लिया गया है। इस मामले में सीएम आतिशी के चुनाव प्रचार को लेकर एफआईआर दर्ज की गई है। उन पर चुनाव प्रचार में सरकारी वाहन के इस्तेमाल का आरोप है। इसमें एग्जीक्यूटिव इंजीनियर संजय कुमार पर भी एफआईआर की गई है। गोविंदपुर थाने में संजय कुमार के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। 7 जनवरी को चुनाव आयोग से शिकायत की गई थी। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी के रोड शो में पीडब्ल्यूडी की गाड़ी का इस्तेमाल किया जाने का आरोप है, लिहाजा विभाग के इंजीनियर के खिलाफ भी एक्शन लिया गया है। आतिशी के खिलाफ एफआईआर पर अरविंद केजरीवाल ने तीखी प्रतिक्रिया दी। केजरीवाल ने बीजेपी पर पैसा बांटने और फर्जी वोट बनवाने का आरोप लगाया और कहा कि उन पर केस दर्ज नहीं होता, लेकिन आम आदमी पार्टी के खिलाफ तुरंत एक्शन होता है। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि आम आदमी पार्टी पूरे सिस्टम के खिलाफ लड़ रही है और इसमें कांग्रेस भी शामिल है। और आम आदमी पार्टी ने इस कार्रवाई पर सवाल उठाया है। इस पर बीजेपी सांसद योगेंद्र चंदोलिया ने क्या कहा, सुनिए। उत्तर पश्चिमी दिल्ली से बीजेपी सांसद योगेंद्र चंदोलिया इस वक्त हमारे साथ हैं। योगेंद्र जी, अरविंद केजरीवाल ने अभी एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि बीजेपी के जो नेता है वो सोने की चेन बांट रहे हैं, कंबल बांट रहे हैं, साड़ी बांट रहे हैं, उनके खिलाफ एफआईआर नहीं हो रही है, लेकिन आतिशी के खिलाफ एफआईआर हो जाती है। देखिए, अरविंद केजरीवाल बौखला गए हैं दिल्ली के चुनाव को देखकर। गरीबों को कंबल बांटना, हम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन मनाते हैं और उसमें लोगों के लिए मेडिकल हेल्थ चेक लगाते हैं, चेकअप कैंप लगाते हैं। गरीबों को अटल जी के जन्मदिन के ऊपर हम कंबल बांटते हैं। तो ये चीज़ें जो है ये चुनाव से पहले की चीज़ें हैं। आपकी संस्कृति लूटने की है, हमारी संस्कृति जो है अपने नेताओं के लिए लोगों को एक रास्ता बताती है कि भाई कैसे लोगों की मदद की जाए। चुनाव के अंदर अगर कोई भी व्यक्ति ऐसी चीज़ों का प्रयोग करता है तो प्रयोग नहीं करना चाहिए, वो कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ होता है। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी उम्मीदवार परवेश वर्मा पर पैसे बांटने और नौकरी से जुड़ा फॉर्म बांटने का आरोप लगाया था। जांच के बाद दावा किया गया है कि इसमें कोई सच्चाई नहीं है। अब आम आदमी पार्टी जांच पर सवाल उठा रही है। आम आदमी पार्टी ने चुनाव आयोग को शिकायत की थी कि नई दिल्ली सीट से बीजेपी उम्मीदवार परवेश वर्मा लोगों के बीच हर घर नौकरी कैंपेन चला रहे हैं और फॉर्म भी बांट रहे हैं। आपने परवेश पर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने का हवाला देते हुए एक्शन की मांग की थी, जिसके बाद चुनाव आयोग ने इसके जांच के आदेश दिए, जिसमें परवेश वर्मा के खिलाफ कोई उल्लंघन नहीं पाया गया। चुनाव आयोग के मुताबिक आम लोगों को चादरें, जूते और जैकेट बांटने के आरोप में कोई सच्चाई नहीं है और न ही कोई सबूत पेश किए गए। जांच में ये भी कहा गया कि पूरे मामले में कोई गवाह भी पेश नहीं किया गया है। जांच के बाद किए गए इन दावों पर आम आदमी पार्टी ने सवाल उठाया और कहा कि जांच निष्पक्ष नहीं हुई है, क्योंकि पूरे मामले में शिकायतकर्ता से कुछ नहीं पूछा गया, न ही कोई सबूत और गवाह मांगे गए। आम आदमी पार्टी ने परवेश वर्मा को दिए गए क्लीन चिट पर कहा कि इस मामले में हमसे सबूत और गवाह नहीं मांगे गए और जांच के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति की गई है। आपने आरोप लगाया है कि जब तक स्थानीय डीएम और एसएचओ को सस्पेंड कर जांच नहीं की जाएगी, तब तक सच्चाई सामने नहीं आएगी। और दिल्ली की सियासत में सीएजी रिपोर्ट को लेकर भी संग्राम मचा हुआ है। आम आदमी पार्टी ने हाईकोर्ट का हवाला देते हुए कहा है कि बीजेपी ने फर्जी सीएजी रिपोर्ट पेश की।
भी पहुंचा तो उन्होंने भी कहा कि देरी क्यों हो रही है, कदम पीछे हो रही है, जिससे आपकी मंशा पर ईमानदारी पर भी संदेह होता है। कोर्ट ने क्या कहा, हाई कोर्ट ने क्या कहा, देरी क्यों हो रही है? इसका मतलब अब तक जितनी भी खबरें चलाई गई वो भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में तैयार की गई, फ्रॉड थी, फर्जी थी, मनगढ़ंत तरीके से बनाई गई थी। इसका मतलब सीएजी की कोई रिपोर्ट आई नहीं और उसके बावजूद चुनाव आचार संहिता दिल्ली में लगी हुई है और उस चुनाव आचार संहिता की धज्जियां उड़ाते हुए फर्जी सीएजी रिपोर्ट मीडिया के सामने भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने दिखाई। इसका मतलब वो हाई कोर्ट को भी चुनौती दे रहे हैं। एक तरफ हाई कोर्ट में मामला चल रहा है, दूसरी तरफ इनकी राजनीति चल रही है। न्यायालय का जो मामला है वहां अपना पक्ष हम लोग रखेंगे, अपना जवाब हम लोग देंगे। दिल्ली में अब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच सियासी संग्राम शुरू हो चुका है। राहुल के बयान के बाद दोनों पार्टियां आमने सामने हैं। राहुल ने केजरीवाल के बारे में क्या कहा, सुनिए। केजरीवाल जी ने बहुत बड़ा प्रचार किया, दिल्ली को मैं साफ कर दूंगा, भ्रष्टाचार मिटा दूंगा, पेरिस बना दूंगा। अब देखिए हुआ क्या, आप देखिए बाहर चला नहीं जा सकता है, ऐसा पोल्यूशन है। जैसे प्रचार नरेंद्र मोदी जी करते हैं मीडिया का, झूठे वायदे एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक झूठे वायदे, वैसे ही स्ट्रेटेजी केजरीवाल जी की है। और जब मैं जाति जनगणना की बात करता हूं, नरेंद्र मोदी जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता और केजरीवाल जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है, क्योंकि दोनों चाहते हैं कि देश में पिछड़े वर्ग को, दलित को, आदिवासियों को, माइनॉरिटीज को भागीदारी ना मिले। और अरविंद केजरीवाल ने राहुल गांधी के इन आरोपों पर कहा कि राहुल कांग्रेस को बचाने में जुटे हैं जबकि आम आदमी पार्टी देश बचा रही है। इस पर संदीप दीक्षित ने पलटवार किया है। केजरीवाल जी ने राहुल गांधी के हमलों पर अरविंद केजरीवाल ने जवाब दिया है और कहा है कि राहुल झूठे वादे और उसका प्रचार करते हैं। उनकी लड़ाई कांग्रेस बचाने की, मेरी लड़ाई देश बचाने की है। केजरीवाल ने राहुल पर जब पार्टी बचाने का आरोप लगाया तो कांग्रेस ने उनसे कई सवाल पूछ लिए। नई दिल्ली से कांग्रेस उम्मीदवार संदीप दीक्षित ने उनसे पूछा कि शीला जी के बारे में झूठ फैलाया तो देश बचा रहे थे, सोनिया जी को जेल भेजने की धमकी दी तो देश बचा रहे थे, विज्ञापनों पर हजारों करोड़ उड़ा रहे थे तो देश बचा रहे थे, जनता के साथ धोखाधड़ी कर रहे थे तो देश बचा रहे थे, कांग्रेस के वोट काट कर बीजेपी को जिता रहे थे तो देश बचा रहे थे। ये नहीं पूछता उनसे कि जब राहुल गांधी जैसे नेता ने आप पर सवाल खड़े किए हैं, हिम्मत हो तो जवाब दें। और मैं बार बार कहता हूं, अरविंद केजरीवाल हो या उनकी पार्टी हो, ये कायर लोग हैं। कायर लोग अपने पे लगाए हुए सवालों पे हिम्मत नहीं होती है जवाब देने की। हम लोग जब भी आप सवाल पूछते हो उसका जवाब देते हैं, लेकिन बहुत हो गया है, सिर्फ हमसे सवाल नहीं पूछे जाते हैं। जो रूलिंग पार्टी है दिल्ली में, उसे भी जवाब देना चाहिए। ये कहां दिल्ली लाके खड़ी कर दिए। आयुष्मान भारत कार्ड पर दिल्ली में सियासत गर्म है। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ पोस्टर वॉर शुरू किया है। क्या है पूरी खबर, आइए देखते हैं रिपोर्ट। बीजेपी ने आज अपने पहले पोस्टर में घुसपैठ का मुद्दा उठाते हुए केजरीवाल को घुसपैठियों का यार बताया और पूर्वांचलियों से नफरत करने का आरोप लगाया। पोस्टर में यह भी कहा गया कि कोरोना काल में पूर्वांचलियों को दिल्ली से जबरदस्ती बाहर भेज दिया गया। बीजेपी ने दूसरे पोस्टर में आयुष्मान भारत का जिक्र किया और आरोप लगाया कि केजरीवाल ने अपने राजनीतिक फायदे के लिए दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना को लागू नहीं होने दिया और जनता की सेहत के साथ खिलवाड़ किया। बीजेपी ने इसके लिए केजरीवाल को खलनायक और महाठग बताया। खुद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आयुष्मान योजना को लेकर दिल्ली सरकार को घेरा। आप और बीजेपी के बीच पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर जंग चल रही है और अलग अलग मुद्दों पर दोनों एक दूसरे पर हमले बोल रही है। बीजेपी कथित शराब घोटाले से लेकर सीएम हाउस में हुए खर्च का हिसाब मांग रही है और आम आदमी पार्टी बीजेपी पर झूठ फैलाने का आरोप लगा रही है। आम आदमी पार्टी पोस्टर के जरिए सरकार की योजना भी गिना रही है। और दिल्ली चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी ने बीजेपी सांसद बिधूड़ी के विवादित बयानों पर कटाक्ष करते हुए नया गाना लॉन्च किया है।
आम आदमी पार्टी कालकाजी से बीजेपी उम्मीदवार रमेश भिधुड़ी के विवादित बयान को हवा दे रही है और उन्हें गालीबाज सीएम के नाम से प्रचारित कर रही है। इस वीडियो में आम आदमी पार्टी जनता से पूछ रही है कि क्या वो ऐसे गालीबाज नेता को सीएम बनाना चाहते हैं। और बड़ी खबर है, बीजेपी नेता संजीव बालियान का बयान सामने आया है। यूपी सरकार से नहीं, सरकारी अधिकारियों से नाराज हूँ। यूपी में सरकारी अधिकारी बेलगाम हो चुके हैं। कार्यकर्ता सरकार बनाते हैं, अधिकारी नहीं। कई जगहों पर जनप्रतिनिधियों के साथ यही सलूक हो रहा है। उम्मीद है सीएम योगी मामले पर जल्द फैसला लेंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान हमारे साथ हैं। सर, आप योगी सरकार से क्यों नाराज हैं? मैं सरकारी अधिकारियों से नाराज हूं, सरकार से नाराज नहीं हूं। और ये सरकारी अधिकारी से जो मेरी नाराजगी है, इस तरह के बहुत से कार्यकर्ता आपको उत्तर प्रदेश में मिल जाएगी जिनकी नाराजगी सरकारी अधिकारी से, जो बेलगाम सरकारी अधिकारी है। जो जिस तरह का मुद्दा मुजफ्फरनगर में आया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मंदिर और धर्मशाला की जमीन को अगर पुलिस कब्जा कराएगी, गांव वालों पर झूठे मुकदमे दर्ज करेगी, ऐसी परिस्थिति होगी कि पूर्व केंद्रीय मंत्री को थाने में धरना बैठना पड़े। तो ये सवाल तो मेरा है कि अधिकारी इस तरह से बेलगाम क्यों हो रहे हैं, ये सवाल तो मेरा है। यही सवाल हमारा भी है कि अधिकारी क्यों बेलगाम हो रहे हैं। क्या उत्तर प्रदेश सरकार में मुख्यमंत्री की नहीं चल रही, अधिकारी की चल रही है? हाँ, कुछ नहीं, ऐसा तो नहीं। मुख्यमंत्री तो सर्वे सर्वा है प्रदेश के, ऐसा कभी हो नहीं सकता कि किसी मुख्यमंत्री की ना चले। और यही बात मैंने मुख्यमंत्री तक पहुंचाई है। जो पीड़ा एक कार्यकर्ता के नाते मेरी ये पीड़ा है। मैं 10 साल केंद्रीय मंत्री रहा हूँ, मुजफ्फरनगर जैसे जिले से आता हूँ, बहुत कम अंतर से इस बार चुनाव हारा हूँ विपरीत परिस्थितियों में। परिस्थिति आपको भी पता है मेरे चुनाव की। उसके बाद अगर अधिकारी मुजफ्फरनगर में ये हालत पैदा करेंगे तो दूसरे जिलों में क्या हालात होंगे, क्या आप बेहतर समझ सकते हैं। शायद उन तक ये बात किसी ने ना पहुंचाई हो। मैंने प्रयास किया है कि माननीय मुख्यमंत्री तक ये बात जाए कि अधिकारियों का किस तरह से, क्या धरने पे बैठने से अधिकारी इतने बड़े हो गए, एक IPS अधिकारी, कि वो सुरक्षा वापस ले लेगा। ये मेरा भी यही सवाल है। क्या मुख्यमंत्री का फीडबैक सिस्टम ठीक नहीं है, जो कि कार्यकर्ताओं पे जो हो रहा है, कार्यकर्ताओं की बात उन तक नहीं पहुंच रही है, पूर्व केंद्रीय मंत्रियों की बात उन तक नहीं पहुंच पा रही है? नहीं, बात तो ऐसा नहीं हो सकता कि नहीं पहुंच रही हो। और बात मैं कहीं कोई सरकार पे भी सवाल नहीं उठा रहा, मैं तो अधिकारियों पर सवाल उठा रहा हूँ। ये अधिकारी सरकार नहीं है, सरकार तो कार्यकर्ताओं ने बनाई है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ये अधिकारी किसके हैं? ये तो जिसकी सरकार है उसकी यस है। तो यही मेरा मुद्दा है कि ये सरकार नहीं है, अधिकारी। सरकार कार्यकर्ता बनाते हैं, सरकार मुख्यमंत्री है। अब बात मुख्यमंत्री तक गई है, निर्णय मुख्यमंत्री को लेना है कि क्या ये अधिकारी इसी तरह का व्यवहार करेंगे जनप्रतिनिधियों के साथ या बदला होगा। ये मुख्यमंत्री को निर्णय लेना है। लेकिन सब सरकार का क्या फायदा, कार्यकर्ताओं की मेहनत का क्या फायदा? जब आपकी अपनी सरकार बने तो संगठन के लोगों पे की ना सुनी जाए, कार्यकर्ताओं की ना सुनी जाए, पार्टी के जनप्रतिनिधियों की ना सुनी जाए। हाँ, सुनी जानी चाहिए, यही मेरा सवाल है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर निर्णय लेंगे। मुख्यमंत्री से कोई शिकायत, कोई अपील, कोई रिक्वेस्ट आपकी? नहीं, मैं मुख्यमंत्री को पत्र लिख चुका हूँ, उस पर मैं चाहता हूँ मुख्यमंत्री जो भी है उस पर कार्रवाई करें। तो यूपी में बीजेपी नेताओं और बीजेपी के सहयोगी दलों में ही नाराजगी बढ़ती नजर आ रही है। हर रोज एक नया बयान सामने आता है। आगे बढ़ते हैं। शिंदे गुट ने उद्धव ठाकरे को बाला साहेब ठाकरे स्मारक के अध्यक्ष पद से हटाने की तैयारी कर ली है। यह पूरी तैयारी BMC चुनाव से पहले हो रही है। उद्धव गुट ने इसका विरोध किया है। महाराष्ट्र में BMC चुनाव का बिगुल बजने वाला है और एक बार फिर मराठा अस्मिता को लेकर शिंदे और उद्धव गुट आमने सामने हैं। शिंदे गुट की बैठक में उद्धव ठाकरे को बाला साहेब ठाकरे स्मारक के अध्यक्ष पद से हटाने का प्रस्ताव मंजूर किया गया है। शिंदे गुट इस प्रस्ताव के साथ सीएम देवेंद्र फडणवीस से मिलने वाले हैं। सीएम के पास पावर है कि वो स्मारक के अध्यक्ष को हटा सकते हैं। शिवसेना UBT ने शिंदे को कहा है कि वो बाला साहेब के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं। एकनाथ शिंदे गुट का ये निर्णय है। एकनाथ शिंदे गुट जो बोलता है, उनके पीछे सूत्रधार कौन है सबको मालूम। अगर इस प्रकार की भाषा ये लोग करते हैं तो 40 साल तक ये लोगों ने ठाकरे फैमिली का जो नमक खाया है ठाकरे फैमिली का, उसे नमक हरामी ही बोलना चाहिए। महाराष्ट्र में मुंबई सहित पूरे राज्य में महानगर पालिका और नगर निगम के चुनाव होने हैं। यही वजह है कि महाराष्ट्र में एक बार फिर मराठा वोट को लेकर सियासत तेज हो गई है। शिंदे गुट ने 23 जनवरी को बाला साहेब ठाकरे की जयंती मनाने का भी ऐलान किया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के 150वें स्थापना दिवस पर मिशन मौसम का उद्घाटन किया है। यह मिशन मौसम पूर्वानुमान क्षमताओं को बढ़ाएगा और जलवायु परिवर्तन से निपटने में मदद करेगा। साथियों, किसी भी देश के वैज्ञानिक संस्थानों की प्रगति साइंस के प्रति उसकी जागरूकता को दिखाती है। वैज्ञानिक संस्थाओं में रिसर्च और इनोवेशन नए भारत के टेम्परामेंट का हिस्सा है। इसलिए पिछले 10 वर्षों में आईएमडी के इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी का भी अभूतपूर्व विस्तार हुआ है। डॉपलर वेदर रडार, ऑटोमेटिक वेदर स्टेशंस, रनवे वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम्स, डिस्ट्रिक्ट वाइज रेनफॉल मॉनिटरिंग स्टेशंस, ऐसे अनेक आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर की संख्या में कई गुना का इजाफा हुआ है। इन्हें अपग्रेड भी किया गया है। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान देश की सच्ची स्वतंत्रता प्रतिष्ठित हुई। ये बात संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कही है। उन्होंने और क्या कहा, सुनिए। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने मध्य प्रदेश के इंदौर में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण की तारीख को प्रतिष्ठा द्वादशी के रूप में मनाया जाना चाहिए, क्योंकि ये भारत की सच्ची आजादी इसी दिन स्थापित हुई। इसके लिए कई शताब्दियों तक परचक्र का सामना हुआ। भारत की रोजी रोटी का ये रास्ता राम मंदिर के प्रवेश द्वार से जाता है, ये ध्यान रखो। तो ये जो पूरा आंदोलन था भारत के स्व के जागृति के लिए था। भारत फिर से भारत बनकर अपने पैरों पर खड़ा होकर दुनिया को दिग्दर्शित करे, इसलिए था। अब उसको प्रतिष्ठा द्वादशी कहना है। अनेक शतकों से परचक्र झेलने वाले भारत के सच्चे स्वतंत्रता की प्रतिष्ठा उस दिन हो गई। स्वतंत्रता थी, प्रतिष्ठित नहीं। संघ प्रमुख के मुताबिक हमारा संविधान दुनिया का सबसे सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन है और हमारे संविधान निर्माता मन से सेकुलर थे, लेकिन वो पहले सेकुलर नहीं है। हमारी 5000 साल की परंपरा ने हमें सेकुलर होना सिखाया है। और मकर संक्रांति के मौके पर प्रयागराज में अमृत स्नान जारी है। अब तक साधु संतों सहित 1 करोड़ से ज्यादा लोग त्रिवेणी में स्नान कर चुके हैं। तीर्थराज प्रयागराज में मकर संक्रांति के मौके पर आज पहला अमृत स्नान जारी है। अखाड़ों के साधु संत सहित श्रद्धालु भी त्रिवेणी के संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। साधु संतों ने कहा कि जब वो अमृत स्नान के लिए जा रहे थे तो उस समय अमृत वर्षा हो रही थी। जिस समय हमारी शाही स्नान का प्रवेश के लिए छावनी प्रवेश हो रहा था, शाही स्नान में हमारा पूरा अखाड़ा आ रहा था, उस समय अमृत की बूंदें फुहार के रूप में बरस रही थी, अमृत वर्षा हो रही थी। और गंगा जो है अविरल धारा प्रवाह पवित्रता को धारण किए हुए और तपस्या भगवान शंकर की धारण किए हुए और संतों के चरणों की चरण रज को ग्रहण करने के लिए ललायित थी। कड़ाके की ठंड में आस्था का सैलाब उमड़ा है। कुंभ मेला क्षेत्र में चारों ओर आध्यात्मिकता का प्रकाश और धर्म की गूंज सुनाई दे रही है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम के साथ ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों का भी प्रयोग किया जा रहा है। महाकुंभ में सबसे पहला अमृत स्नान श्री पंचायत अखाड़ा महानिर्वाणी ने किया। जिस वक्त ये अमृत स्नान हुआ उस वक्त क्या माहौल था, नागाओं ने कैसे त्रिवेणी में डुबकी लगाई, देखिए TV9 संवाददाता सुधीर पांडे की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। अब स्नान का मुहूर्त आ गया है और यहाँ पर अखाड़ा पहुँच गया है और मैं अभी आपको दिखाता हूँ अखाड़ा जो स्नान के लिए जा रहा है। भगवा ध्वज में है सनातनी, उन्होंने सबने अपना वेश धारण किया हुआ है। और ये देखिए, ये देखिए कैसे अखाड़े कैसे स्नान करते हैं। देखिए ये पहली डुबकी है। सुबह के करीब 6:10 हो रहे हैं और ये पहली डुबकी लगाई जा रही है। तो आप समझ सकते हैं कि आपको कितना एक्सक्लूसिव विजुअल दिखा रहे हैं। प्रयागराज महाकुंभ के थोड़ा भगदड़ का भी माहौल है, क्योंकि चक्कर क्या है कि भीड़ बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये है कि हम आपको दिखाने की पूरी कोशिश करेंगे। देखिए सारे महाराज लोग पहुंच गए स्नान के लिए। डमरू बज रहे हैं, ध्वजा भी है, छत्र भी है और अब डुबकी लगने जा रहे हैं।
ये बहुत ही एक्सक्लूसिव तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ, किस तरह से स्नान हो रहा है, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। स्नान आपने देखा, यहाँ स्नान हुआ अभी। अब हम लोग थोड़ा बाहर की तरफ आ रहे हैं और ये देखिए ये माहौल है, अखाड़े स्नान करके बाहर निकल रहे हैं क्योंकि अब अगले अखाड़ों का नंबर है। प्रसाद के तौर पर हम लोग भी कोशिश करेंगे कि महाराज जी लोग साथ ही निकले। और महाकुंभ में इन दिनों एक साध्वी खूब वायरल हैं। इनका नाम है साध्वी हर्षा रिछारिया। साध्वी हर्षा निरंजनी अखाड़ा से जुड़ी हैं और आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी महाराज की शिष्या हैं। TV9 संवाददाता कुमार कुंदन से बात करते हुए साध्वी ने कहा कि उन्होंने कोई संन्यास नहीं लिया है और उनकी तरफ से क्या कहा गया सुनते हैं। आपने कब तय किया कि आपको भी सन्यासी बनना है, इसमें आना है? किसने बोला मैंने सन्यास ले लिया है? अच्छा, नहीं, जो वेशभूषा सब कुछ आपने अपनाया है उसको देख के ऐसा लग रहा है। तो मतलब ये वेशभूषा कोई भी रखेगा आप उसे सन्यासी घोषित कर देंगे? नहीं, जिस तरीके के बालों का स्वरूप है, जिस तरीके से जटाओं का स्वरूप है, आमतौर पे लोग सन्यासियों को इस तरीके से देखते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। आजकल ये जब आपके मन में श्रद्धा ज़्यादा बढ़ जाती है, आप अपना रूप किसी भी प्रतिरूप में मुझे लगता है ढाल सकते हैं। और मैं ये पिछले 2 साल से ये रूप रखना चाहती थी, लेकिन मेरे प्रोफेशन की वजह से मैं नहीं कर पा रही थी। अब मुझे मौका मिला है तो मैं कर रही हूँ। आप प्रोफेशनली क्या है वैसे, क्या प्रोफेशन है आपका? ये तो मुझे लगता है अभी पूरे देश में ही चर्चा चल रहा है। अच्छा, कई सारे लोग ये भी कहते हैं कि वायरल होने के लिए भी आप लोग इस तरीके से कर रहे हैं। अब देखिए, मैं तो पहले से ही वायरल थी। मैं पहले से ही देश में वायरल थी। अच्छा। मुझे कई बार वायरल किया गया है और सबसे बड़ा योगदान उसमें मीडिया का है। अच्छा। ठीक है, तो मुझे वायरल होने की और खास ज़रूरत पड़ी नहीं है क्योंकि मैं अब 10 बार हो चुकी हूँ। तो अब मेरी श्रद्धा है कि मुझे जैसे रहना मैं वैसे रह रही हूँ। किस तरीके का मैसेज लोगों को देना चाहेंगे आप? लोगों को एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ जो मुझे देखने को मिल रही है कि अब जो हमारी पीढ़ी है, अब जो युवा हैं देश के, वो बहुत ज़्यादा जागरूक हो रहे हैं धर्म के लिए और अपनी संस्कृति के लिए। तो ये बहुत अच्छी बात है और मैं चाहती हूँ कि जो युवा अभी भी भटके हुए हैं वो भी धर्म से जुड़ें, अपनी संस्कृति को जानें और जो माता पिता उन्हें सही संस्कृति के बारे में नहीं बता पा रहे वो अपने बच्चों को सही शिक्षा। कोई मंत्र सुनाएंगे किसी को? चलिए ठीक है। अब तक आपने साधु से सांसद बने बहुत से लोगों को देखा होगा, लेकिन अब आप एक ऐसे शख्स से मिलिए जो भारत में साधु बने और स्पेन पहुंचे तो वहां सांसद बन गए। देखिए रिपोर्ट। ये है रॉबर्ट मसीह जो भारत से एक साधु के रूप में स्पेन गए थे, लेकिन वहां इन्हें बार्सिलोना से 2 बार सीनेटर चुना जा चुका है। ऐसा सिर्फ इसलिए हो पाया क्योंकि इन्होंने अपने सरल स्वभाव और दूसरों की मदद के जरिए वहां के स्थानीय लोगों का दिल जीत लिया। 18 साल में आप घर छोड़ गए? जी। तो उसके बाद फिर मैं मेडिटेशन करने लगा और मैं ऋषिकेश में भी रहा, साधु बन गया था। साधु बन गए थे आप? तो उसके बाद फिर जीवन जो है वो मुझे स्पेन ले गया। तो मैं 2005 से स्पेन में हूँ। तो वहाँ पे काफ़ी सोशल वर्क किया, सोसाइटी के साथ काम किया, इंडियन कल्चर सेंटर स्थापित किया, कनेक्शन जुड़ा। तो फिर मुझे मौका मिला कि मैं सांसद बन सकूँ। करीब 8 भाषाओं के जानकर मसीह को बार्सिलोना में फादर ऑफ क्रिकेट के नाम से भी जाना जाता है। वो भारत के लिए भी बहुत कुछ करना चाहते हैं। भारत सरकार ने इन्हें इस साल प्रवासी भारतीय के रूप में सम्मानित भी किया है। और इंदौर के ऐतिहासिक मंदिर में बिना इजाजत शादी समारोह पर बवाल मच गया है। समारोह में नियमों का उल्लंघन किया गया। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। इंदौर के गोपाल मंदिर में जो शादी हुई इसके लिए अनुमति नहीं ली गई और भगवान की मूर्ति के सामने ही खाने पीने का प्रबंध कर दिया गया। वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन और नगर निगम में हड़कंप मच गया। जांच में पता चला कि फेरे और दर्शन करने के नाम पर मंदिर प्रबंधन को 25,000 रुपए दिए गए। उसके बाद पूरे मंदिर को अंदर बाहर सजा दिया गया और शादी का पूरा आयोजन मंदिर में ही रख दिया गया। मंदिर के अंदर ही मेहमानों के लिए खाना परोसा गया। मामले पर हंगामा बढ़ता देख प्रशासन ने जांच के आदेश दिए हैं। देखिए, निश्चित रूप से इस प्रकार के जो आयोजन है वो पूरी तरीके से प्रतिबंधित है, नहीं होने चाहिए और ये चीज पूरी तरीके से गलत है। जैसे ही ये मामला संज्ञान में आया था, मेरे द्वारा जांच के आदेश
एडीएम ज्योति शर्मा को दिए गए थे। हालांकि वो भी 3 दिन तक चूंकि अवकाश पे हैं और जांच आज ही पूरी करी जानी, इसीलिए गौरव बेनल को ये जांच जो है सौंपी गई है। शाम तक उनके द्वारा रिपोर्ट दी जाएगी कि कौन कौन व्यक्ति इसके लिए जिम्मेदार हैं, किन परिस्थितियों में ये चीज हुई है, और कड़ी कार्रवाई हम लोग करेंगे। हालांकि अभी तक प्रशासन को ये पता नहीं चल पाया कि ये शादी किसकी थी और पूरा आयोजन किसके कहने पर किया गया। 100 साल से अधिक पुराने गोपाल मंदिर में हुए इस आयोजन से स्थानीय लोग नाराज हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जम्मू कश्मीर के अखनूर में 9वां वेटरन्स दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा, हमारा मकसद दिल्ली और सभी राज्यों के दिलों की दूरी खत्म करना है। साथ ही उन्होंने सीएम उमर अब्दुल्ला की तारीफ भी की। इस बार का वेटरन्स डे समारोह हम सब अखनूर कश्मीर में मना रहे हैं। यह निश्चित रूप से हमारे लिए बहुत बड़ा क्षण है, क्योंकि आप देखिए 3 वर्षों से जाने अनजाने में या फिर चाहे अनचाहे सरकारों ने कश्मीर को अलग तरीके से ट्रीट किया है। इसका परिणाम यह हुआ है कि हमारे कश्मीरी भाई बहन कभी भी उस तरह का जुड़ाव महसूस नहीं कर पाए। मैं इतिहास के उन पन्नों को नहीं पलटना चाहता हूं, मैं बस यही कहना चाहता हूं कि वो पुराने दिन अब चले गए। अब हमारी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है कि हमें कश्मीर और देश के बाकी हिस्सों में जो भी थोड़ी बहुत दिलों की दूरियां रही होंगी उसको मिटा देना है। और मैं उमर अब्दुल्ला साहब जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, मैं उनको बधाई देना चाहता हूं कि इस दिशा में उनके द्वारा कदम उठाए जा रहे हैं।